My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Students, इसके पहले वाले लेक्चर में जितने भी लेक्चर हुए हैं हम लोग वर्ग समीकरण, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ग समीकरण के हल क्या होता है और उसके बाद वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां। तो वर्ग समीकरण को हल करने की कितना विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। पहली विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी कौन सी विधि थी? सूत्र विधि। वो तीनों विधियों को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आइए इस लेक्चर में आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ग समीकरण होता है। वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं? मूल मतलब समझते हैं, मूल मतलब हल। वर्ग समीकरण के जो दोनों हल होते हैं, कितने हल होते हैं वर्ग समीकरण के? दो हल होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं 2 मूल होते हैं। इन दोनों मूलों की प्रकृति क्या होती है, मतलब दोनों मूल कैसे होते हैं, और प्रकृति मीन्स नेचर। दोनों मूलों की प्रकृति कैसी होती है, दोनों मूलों का नेचर कैसा होता है, और ये दोनों मूल किस चीज पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, और मूलों का और वर्ग समीकरण के गुणांकों का आपस में संबंध क्या होता है। आज हम लोग इस लेक्चर में यही सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आज का जो है वो है विवेचक। आज का पहला पॉइंट क्या है? विवेचक। विवेचक किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। विवेचक को विविक्तिकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। और इसका इंग्लिश में नाम है डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो विवेचक नाम और विविक्तिकर, तो क्या बोलते हैं इसको? विवेचक या विविक्तिकर। प्रश्न में ऐसे आता है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के लिए विविक्तिकर या विवेचक का नाम ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो विविक्तिकर क्या होता है? वर्ग समीकरण, हमारा वर्ग समीकरण क्या होता है? मानक स्वरूप क्या होता है वर्ग समीकरण का? वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बच्चों यही होता है वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप, यही होता है। तो ये जो वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसमें पद, कौन सा पद? b² माइनस 4ac। ये जो पद इसमें से निकल के आएगा, किस में से? इसी में से वो पद जो निकल के आएगा, किस तरह से निकल के आता है मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इस वर्ग समीकरण में इसमें पद b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। विवेचक यानी कि विविक्तिकर कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो डिटर्मिनेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें, इस वर्ग समीकरण में जो एक पद बनाएंगे आप, अगर ऐसा हमने कोई पद बनाया b² माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? इस चिन्ह द्वारा डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं डेल्टा। त्रिभुज नहीं, क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको विविक्तिकर या फिर विवेचक समझ में आ गया क्या? आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अच्छा, विविक्तिकर मतलब ये b² माइनस 4ac, विवेचक या विविक्तिकर चाहे जो आप बोल लो। तो ये जो b² माइनस 4ac है, इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा द्वारा।
अतः इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बात समझ में आ रही है क्या, डेल्टा बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए एक उदाहरण से इसको और हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण ले लिया, माना 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये मान लो कोई वर्ग समीकरण दिया है। इस वर्ग समीकरण के लिए विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ऐसे आता है, दिए गए वर्ग समीकरण के लिए विवेचक का मान ज्ञात करो। जब विवेचक का मान ज्ञात करना है, हमको किसका मान ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है, विवेचक शब्द नहीं यूज करता, ऐसे लिख देगा, इस वर्ग समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करो, बराबर। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखा और बोल दिया विवेचक का मान ज्ञात करिए, तो मतलब दोनों का एक ही है, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना हो, चाहे विवेचक का मान ज्ञात करना हो, काम वही करना है। तो जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखो, यहां a है, b है, c है, मतलब हमें a b c तीनों मानों की जरूरत पड़ेगी। और आपको अच्छे से मालूम है कि a b c का मान हम कैसे निकालते हैं, तुलना करके निकालते हैं। तो आइए इस समीकरण की तुलना, माना समीकरण 1 हो गया, तो यहां पर इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना किससे तुलना करते हैं, जो मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, की तुलना इससे करने पर, अच्छा तुलना करेंगे तो a b c का मान बताओ। a x स्क्वायर का गुणांक है, तो a बराबर यहां पर क्या दिख रहा है, 4, a का मान हो गया 4, b का मान बताओ, b x का गुणांक, यहां x का गुणांक क्या है, -2, तो b का मान हो गया -2, c का मान बताइए, c का मान कितना, 1 हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो विवेचक ऐसे लिखेंगे, विवेचक को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, और ये डेल्टा किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो आइए यहां पर मान रख देते हैं, किसका मान रखेंगे, b का, a का, c का। तो b का मान यहां पर कितना है, -2 है, -2 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है, 4 है, गुणे c का मान कितना है, 1 है, तो -2। तो चलिए डेल्टा बराबर कितना आ गया, डेल्टा मतलब क्या, विवेचक, डेल्टा का मान कितना आ गया, b का स्क्वायर, मतलब -2 का वर्ग, -2 का वर्ग क्या आ जाएगा, -2 गुणे -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 2 दूनी कितना, 4, तो यहां पर कितना आ गया, 4, माइनस, कोई संख्या माइनस में है जब उसका वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो -2 का वर्ग कितना, 4, यहां माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिया, 4 चौक 16, 1 के 16, कितना आ गया, 16। तो अब बताओ डेल्टा 4 माइनस 16, 4 में से किसको माइनस करना है, 16 को, तो 4 में से 16 माइनस होगा, नहीं होगा, तो बड़ी संख्या का यहां चिन्ह लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया, -12। बात समझ में आई क्या, विवेचक का मान कितना हो गया, विवेचक बराबर -12, या दिए गए वर्ग समीकरण में विवेचक का मान -12 है। तो बात समझ में आ गई आपको, विवेचक निकालना समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मूलों का स्वरूप कैसा होता है, मूलों की प्रकृति, किसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति या मूलों का स्वरूप। तो चलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप, मतलब जो मूल होंगे, कितने मूल होते हैं, 2, दोनों मूलों की प्रकृति कैसी होती है, दोनों मूलों का स्वरूप कैसा होगा। तो जो मूलों का स्वरूप होता है
उसका स्वरूप, उसका प्रकृति निर्भर करती है विवेचक के मान पर। बात समझ में आ रही क्या? मूलों की प्रकृति निर्भर करती है किसके मान पर? विवेचक के मान पर निर्भर करती है। तो मूल मानव वर्ग समीकरण कौन सा वर्ग समीकरण लेते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बताइए इसके कौन कौन सा मूल होता है? वर्ग समीकरण है तो 2 मूल होंगे, और आपको याद होगा तो सूत्र विधि में हम लोगों ने इसका मूल निकाला था। क्या निकाला था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है ना? इस वर्ग समीकरण के यही मूल हैं। और एक मूल नहीं है, एक ही मूल है क्या? नहीं, इसमें तो 2 मूल हैं। 2 मूल कौन सा? प्लस को अलग कर दिया 1 मूल और माइनस को अलग कर दिया 1 मूल। तो ये जो वर्ग समीकरण हमने लिखा है, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कौन कौन से हैं? माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या? 2a, तथा दूसरा मूल बोलो माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होते हैं। यही दोनों मूल होते हैं ना इस वर्ग समीकरण के। वर्ग समीकरण अगर मानक स्वरूप में है तो उसके 2 मूल यही होते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन मूलों का स्वरूप कैसा होता है। तो मूलों का स्वरूप किसके मान पर निर्भर करता है? मूलों का स्वरूप या यहां बोल सकते हैं मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? मूलों का स्वरूप विवेचक के मान पर निर्भर करता है। विवेचक समझ रहे ना? विविक्तिकर, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूलों का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, विवेचक के मान पर निर्भर करती है। विवेचक के मान पर निर्भर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां निर्भर होता है। मूलों का स्वरूप किस पे निर्भर होता है? विवेचक के मान पर। विवेचक का मतलब क्या? डेल्टा। और डेल्टा मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से होता है। यदि पहली एक शर्त, यदि डेल्टा का मान अगर 0 है, डेल्टा का मान अगर 0, डेल्टा समझ रहे हैं ना? डेल्टा मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डेल्टा है। अगर मैं डेल्टा बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो कोई इसका मान आता है। जैसे अभी इसके पहले हमने जब विवेचक पढ़ा तो उसमें एक वर्ग समीकरण लिया, उसमें हमने विवेचक का मान निकाला तो -12 आ गया। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही किसी वर्ग समीकरण की सहायता से जब हम विवेचक का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? विवेचक का मान निकालेंगे, तो कोई एक संख्या मिलेगी। अब वह संख्या क्या होगी उसी पर मूलों का स्वरूप निर्भर करता है। मान लो हमने डेल्टा निकाला, डेल्टा मतलब क्या निकाला? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और उसका मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो मूल क्या होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। बात समझ में आई क्या? इस कंडीशन पर अगर डेल्टा का मान 0 है, ये आपको याद रहना चाहिए। डेल्टा का मान अगर 0 है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं तथा समान। तो दोनों मूल बराबर। हर एक वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। अगर किसी वर्ग समीकरण में हमने डेल्टा निकाला और डेल्टा का मान 0 आ गया तो इसका मतलब जो मूल है वो क्या होंगे? वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं समझते हैं ना, जितने भी प्रकार की आपने संख्याएं पढ़ा है सारी की सारी संख्याएं किसमें आती हैं? वास्तविक संख्याएं। चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। मतलब कहने का आपने अब तक जितने भी प्रकार की संख्याएं पढ़ा है सारी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इस कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर? अगर डेल्टा बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और दोनों मूल कैसे? समान। समान मतलब बराबर, जो पहला मूल वही मूल दूसरा। बात समझ में आ गई? तो चलिए, दूसरा कंडीशन एक ऐसा हो सकता है डेल्टा का मान धनात्मक हो जाए, ग्रेटर देन 0। डेल्टा का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब समझते हैं क्या? अच्छा, कहीं हमने अगर ऐसा लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मतलब आप इसका समझोगे? इसका मतलब हमको यह समझना है कि x जो है धनात्मक है। बात समझ में आई क्या? x क्या है? धनात्मक है। कैसे धनात्मक है? अरे संख्या रेखा आप बनाते हो ना, ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं 0 1 2 3, इधर अनंत तक लिखते हैं -1 -2 -3। जब कहीं हमने बोला x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा मतलब इधर जा रहा है और इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो बात समझ में आई क्या? अगर डेल्टा का मान क्या है? धनात्मक मिल गया, मतलब डेल्टा हमने निकाला और उसका मान क्या मिला? धनात्मक मिल गया, प्लस में मिल गया। तो इसका मतलब मूल जो होंगे, मूल वास्तविक, मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान होंगे। बात समझ में आई क्या? इस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अगर डेल्टा बराबर 0 है तो मूल समान होंगे, और डेल्टा अगर धनात्मक है मतलब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होंगे? असमान, मतलब अलग अलग। वर्ग समीकरण के जो दोनों हल होंगे, दोनों हलों का मान अलग अलग आएगा। इसमें क्या होगा? दोनों हलों का मान समान होगा। तो आइए, एक तीसरी कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन? एक तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि डेल्टा ऋणात्मक मिल जाए। डेल्टा का मान क्या आ जाए? ऋणात्मक, 0 से छोटा, और 0 से छोटा आप देख रहे हैं क्या होता है? ऋणात्मक। 0 से बड़ा धनात्मक, 0 से छोटा ऋणात्मक। तो 0 क्या होता है? प्लस की माइनस। 0 से बड़ा धनात्मक, 0 से छोटा ऋणात्मक, तो 0 क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? कुछ भी नहीं है। 0 सिर्फ 0 होता है। 0 न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है। अच्छा, यहां आते हैं हम लोग। डेल्टा का मान अगर ऋणात्मक आ गया, जैसे आपको याद होगा तो अभी हमने उदाहरण लिया था और डेल्टा का मान क्या आया था? -12, याद है? तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा का मान क्या है? ऋणात्मक है। और जब डेल्टा का मान ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। बात समझ में आई क्या? मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक समझते हैं ना? वास्तविक का मतलब रियल, और वास्तविक नहीं है मतलब रियल नहीं है। ये सिर्फ कल्पना हो सकती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना हो सकती है। अब मैं इसको एक एक आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो डेल्टा बराबर 0, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब डेल्टा निकाला मतलब क्या निकाला? b² - 4ac का मान निकाला, और यदि वह 0 मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? मूल क्या होगा? वास्तविक तथा समान। और डेल्टा अगर धनात्मक आ गया तो मूल कैसे? वास्तविक होंगे तथा असमान, दोनों मूलों का मान अलग अलग। और अगर डेल्टा ऋणात्मक मिल गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। वास्तविक और काल्पनिक, विलोम शब्द पढ़ा है। वास्तविक, विलोम क्या? काल्पनिक। अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। किस तरह से काल्पनिक होगा इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, यहीं से हम लोग समझते हैं। यहां देखो हमने लिखा है यही मूल है,
वर्ग समीकरण का मूल जब हम लोग निकालते हैं तो यही सूत्र से निकालते हैं। जब हम लोग सूत्र विधि अप्लाई करते हैं तो यहां ध्यान से देखिए, ये जो करड़ी में लिखा है, अब यहां ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों तो इजी है, डेल्टा का मान 0, मूल वास्तविक तथा समान, डेल्टा का मान धनात्मक, मूल वास्तविक तथा असमान। डेल्टा अगर ऋणात्मक आ गया तो इस कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है। तो डेल्टा मतलब ऋणात्मक, तो यहां पर जो यक्स बराबर लिखा है -b प्लस माइनस, अच्छा ध्यान से देखो, ये जो b² - 4ac है, यही तो डेल्टा है ना डेल्टा। इसको ही हम लोग विविक्तिकर बोलते हैं, इसको ही विवेचक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। बटे क्या लिखा है? 2। मान लो इस डेल्टा का मान ऋणात्मक आ गया, मान लो डेल्टा का मान ऋणात्मक संख्या मिल गई, और मान लिया 16 है। डेल्टा का मान कितना ले लिया? मान लो डेल्टा हमने हल किया और कितना आ गया? -16। बात समझ में आ रही क्या? डेल्टा का मान कितना आ गया? -16। तो यहां पर हम लोग करड़ी में क्या रखेंगे? -16। तो यहां पर सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है? जो करड़ी में 16 लिखा है उस पर हमको ध्यान देना है। तो करड़ी में हमने क्या लिखा है? 16 लिखा है, 16 नहीं -16। तो करड़ी में, अच्छा मान लो अगर करड़ी में 16 होता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल? 16 का। 16 का वर्गमूल क्या होगा? +-4। क्या होगा? +-4। अच्छा मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि 16 का वर्गमूल +4 भी होगा, -4 भी होगा, तो किस तरह से आप सिद्ध करोगे कि सर मेरा दोनों आंसर सही है? देखो, अगर 4 है +4 है तो +4 गुणे +4 16 आ रहा है, मतलब इसका एक वर्गमूल +4 भी होगा। अच्छा -4 गुणे -4 करो तो माइनस गुणे माइनस क्या? +4 चौक 16, मतलब -4 का गुणा -4 से किया तो भी 16 आया, और +4 का गुणा +4 से किया तो भी 16 है। इसका मतलब 16 का वर्गमूल +-4 होगा। अब आइए यहां पर करड़ी में -16 लिखा है। क्या लिखा है? करड़ी में -16 लिखा है। ये जो करड़ी में ऋणात्मक संख्या आ गई, तो क्या आप बता सकते हैं इसका वर्गमूल क्या आएगा? अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए आपने बोल दिया सर इसका वर्गमूल -4 है, तो क्या -4 का गुणा -4 करने में -16 आएगा? नहीं आएगा। अरे ऐसे गुणा करो, -4 गुणे -4, तो माइनस गुणे माइनस क्या आ गया? +4 चौक 16। तो इसका इसी में गुणा करने पर यह संख्या तो आई नहीं, मतलब जो ये -16 लिखा है इसका वर्गमूल -4 नहीं हो सकता। +4 होगा क्या? नहीं होगा। +4 का गुणा +4 से करेंगे वो भी 16 आएगा, मतलब इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। और नहीं निकाल सकते तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब यहां पर जब भी कभी डेल्टा का मान ऋणात्मक होगा तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब होता है कि काल्पनिक होगा। जब वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब हम लोग उसका मूल, उसका हल नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही क्या? सिर्फ हम लोग ये दोनों कंडीशन पर वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग वर्ग समीकरण को हल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही क्या? वर्ग समीकरण को हल नहीं कर सकते। फिलहाल इतना आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इसको रफ करता हूं, वीडियो को पॉज करके इतना आप लोग लिख डालो। तो चलिए हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे कि मूल कब निकाला जा सकता है? कब निकाला जा सकता है? इन दोनों कंडीशन पर हम लोग वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। इन्हीं दोनों कंडीशन पर, अगर डेल्टा का मान 0 है
तो वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। डेल्टा का मान धनात्मक है तो वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा का मान ऋणात्मक आ गया तो देखिए यहां से संभव नहीं है। करड़ी में अब एक सिंपल सी चीज आप ध्यान रखो, अगर करड़ी में ऋणात्मक आ गया तो वो काल्पनिक संख्या होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, 10वीं तक, कक्षा 10वीं तक जब भी आपको डेल्टा का मान ऋणात्मक मिलेगा तो आप लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए हम हल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 11th में जाओगे, 11th में जाओगे तो इस कंडीशन पर भी वर्ग समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम यहां दिख रही है आपको, ये प्रॉब्लम जो यहां पर दिखी, कौन सी प्रॉब्लम दिखी, करड़ी में ऋणात्मक आ गया तो हो गई काल्पनिक संख्या, तो एक नई संख्या का खोज किया गया। अभी हमने 10वीं तक जितनी भी सारी संख्याएं पढ़ी हैं उसके अलावा एक संख्या और खोजा गया जिसका नाम रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस नाम का आप लेसन पढ़ेंगे 11th में जाएंगे तो। मैं इसके लिए बता रहा हूं, मैं 11th का नहीं आपको पढ़ा रहा, इसके लिए बता रहा हूं जब वहां ये लेसन स्टार्ट होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी और उसको दूर करने के लिए ये लेसन लाया गया। एक नंबर, एक और टाइप का नंबर खोजा गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। बात समझ में आई क्या? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में पढ़ोगे, जो ये समस्या आई ना 10वीं तक जब ऐसा मिलेगा तो आप लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होता है। लेकिन 11th में जाएंगे तो वहां पर हम इस कंडीशन पर भी हल करते हैं। उसके लिए एक नई संख्या की खोज की गई है और उस संख्या का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात समझ में आ गई? तो चलिए, और ये तीनों कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। डेल्टा बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। डेल्टा का मान धनात्मक तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। डेल्टा का मान अगर ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग समीकरण के मूलों मतलब हलों, वर्ग समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। वर्ग समीकरण के मूल आपको मालूम है 2 मूल होते हैं। मालूम है वर्ग समीकरण के कितने मूल? 2 मूल होते हैं। और वर्ग समीकरण के गुणांकों में संबंध। अच्छा, जो वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक मूल को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे मूल को बीटा से। माना वर्ग समीकरण कौन सा वर्ग समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c के मूल कौन कौन से होंगे? -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2 तथा दूसरा मूल -b, यहां हमने प्लस, चलो यहां प्लस ले लिया, दोनों मूल को अलग कर दे रहे हैं, प्लस यहां ले लिया, यहां माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a है। बात समझ में आई? माना वर्ग समीकरण इस वर्ग समीकरण, सॉरी यहां पर 0, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, मालूम है सूत्र विधि से यही मूल होता है, प्लस को अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया, 2 मूल अलग अलग हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों मूलों को, एक को अल्फा लिखते हैं, दूसरे को बीटा। माना इस वर्ग समीकरण के मूल ए अल्फा इसको मान लिया, दूसरे मूल को क्या मान लिया? ए बीटा। तो अल्फा बीटा से घबराना नहीं है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग ABC यूज करते हैं, ऐसे ही अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा ये ग्रीक लेटर हैं। कौन से लेटर हैं? ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स मतलब क्या? ये ग्रीक जो है ना, एक विदेशी भाषा है, उसमें से दो अक्षर अल्फा और बीटा,
बहुत सारे अक्षर होंगे, ग्रीक भाषा है तो बहुत सारे अक्षर होंगे, उसके दो अक्षर अल्फा और बीटा से एक मूल को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे मूल को बीटा से। बात समझ में आई? अरे बहुत सारे ग्रीक लेटर हम लोग यूज करते हैं, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा। थीटा एंगल के लिए डिनोट करते हैं ना, वो भी ग्रीक लेटर है। तो चलिए ज्यादा उधर ग्रीक में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है। तो वर्ग समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो इस वर्ग समीकरण के यही 2 मूल होते हैं ना। एक मूल को किससे डिनोट किया? अल्फा से। दूसरे मूल को किससे डिनोट किया? बीटा से। अच्छा, तो गुणांक, वर्ग समीकरण के गुणांक बताओ क्या होते हैं? अच्छा, वर्ग समीकरण तो यही है ना आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? क्या है? वर्ग समीकरण है। तो इसका गुणांक बताओ। अरे इसमें जो a b c लिखा है ना, यही इसके गुणांक होते हैं। इस वर्ग समीकरण के गुणांक क्या है? a b c है। तो a b c और अल्फा बीटा में क्या संबंध है, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां लिखा है वर्ग समीकरण के मूलों, मूलों मतलब अल्फा और बीटा भी हो गया। क्या हो गया? अल्फा और बीटा, तथा गुणांकों, गुणांकों मतलब एबीसी, अल्फा बीटा एबीसी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसा संबंध है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला संबंध है, पहला संबंध मूलों का योगफल। क्या? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। ये बी के जैसा है, थोड़ा इसको नीचे से बढ़ा देते हैं। मूलों का योगफल। तो 2 ही संबंध हमको पढ़ना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मैं चाहे इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि किस तरह से आया है। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि इसका मान क्या आएगा। मूलों का योगफल, मूलों मतलब अल्फा बीटा, इसका योगफल मतलब दोनों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? अल्फा और बीटा को। तो बताओ अल्फा का मान यहां पर क्या है? यही है ना अल्फा का मान। अल्फा का मान यहां रख दिया -b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान कितना? 2a। बात समझ में आई? अल्फा प्लस बीटा, अब यहां लिख दिया प्लस बीटा। बीटा का मान क्या है? -b माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है? भिन्न है। क्या है? दोनों भिन्न है। और इन दोनों भिन्नों का हर जरा देखो, हर समान है। और जब हर समान होता है तो हम लोग वही लिखते हैं हर, वही हर लिख देते हैं 2a। समान करने की जरूरत नहीं है। और अगर हर समान नहीं होते हैं तो आप क्या करते हो? हरों को समान करते हैं। कैसे समान करते हैं हरों को? या तो तिर्यक गुणा करते हैं या तो लसा भी निकालते हैं। तो फिलहाल यहां पर दोनों, ये देखो भिन्न है, ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, दोनों का हर बराबर है तो वही हर लिख दिया। अब ये दोनों भिन्नों को जोड़ा गया है तो इस अंश को इस अंश से जोड़ देंगे। यहां पर कितना है? -b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac, ये इसका अंश हो गया, प्लस इसका अंश। इसका अंश क्या लिखूं? -b माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब यहां देखो प्लस है, जब ये कोष्टक को आप ओपन करोगे तो इस प्लस से गुणा हो जाएगा। और आपको मालूम है जब हम प्लस करते हैं तो चिन्ह बदलता है क्या? नहीं बदलता। अगर यहां माइनस होता सबका चिन्ह बदल जाता, प्लस है तो चिन्ह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ये प्लस इंटू माइनस यहां माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस यहां माइनस ही रहेगा। तो चलिए आगे का स्टेप मैं इधर लिख रहा हूं, आगे का स्टेप मैं इधर लिख रहा हूं। तो क्या है? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा -b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac। आगे देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? -b हो गया,
माइनस करड़ी में क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो गया 2a। बात समझ में आई क्या? ये प्लस इंटू माइनस, यहां माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये देखो जरा, ये दूसरा पद देखो, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है क्या? करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर भी करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ए वाला पद प्लस है और ये वाला पद क्या है माइनस है, तो ये पद इससे कट जाएगा। तो बचा क्या बताओ जरा? माइनस बी, और यहां क्या बचा? माइनस बी बटे क्या बचा 2a। बात समझ में आई क्या? माइनस बी कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा। अरे माइनस बी माइनस 2b, जब समान चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह लिख के जोड़ देते हैं, तो b और b जोड़ेंगे कितना 2b, दोनों का चिन्ह एक ही है वही चिन्ह लिख देंगे। बटे क्या लिखा है 2a, ये देखो 2 से कट गया, कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस बी अपान ए। यही सूत्र है, मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। यहां आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस बी यक्स का गुणांक बटे ए यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फार्मूला आपको मिल गया, आप हमेशा याद रखोगे, क्या याद रखोगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको आप नोट कर डालो। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हल करके वो आया है। आपको डायरेक्ट प्रश्न में यही अप्लाई करना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो चलिए इसको आप पॉज करके वीडियो को पॉज करो और इतना नोट कर लो। तो अगला हम लोग संबंध देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, या इसी को ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा, बराबर ना? दोनों का तो एक ही मतलब है, अल्फा गुणे बीटा लिखो, चाहे बीच में गुणा का चिन्ह मत लिखो, गुणा का चिन्ह नहीं लिखेंगे गुणा ही मानेंगे, अल्फा बीटा। तो आइए दोनों का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? अल्फा और बीटा का, अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान जरा बताओ कितना है? माइनस बी प्लस कितना है? करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना है 2a, गुणे क्या? बीटा का मान क्या है? माइनस बी माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। अब एक चीज आपको मालूम है, जब हम लोग दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश से और हर का हर से। तो हर देखो 2a, इसका 2a, दोनों का जब गुणा करोगे 2 दूनी 4, a का गुणा a से कितना आएगा? a स्क्वायर आ गया। अच्छा अंशों का गुणा कर लेते हैं। अंश यहां देखो कितना है? माइनस बी प्लस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहला हो गया बराबर। और गुणे दूसरा पद क्या है यहां पर? अच्छा यहां पर बड़ा वाला कोष्टक बना दे रहा हूं, बड़ा कोष्टक बना दे रहा हूं। यहां पर क्या है? माइनस बी माइनस दूसरा पद क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई क्या? अब यहां ये जो अंश है ना, ये आपको अच्छे से दिख रहा है क्या? ये कोई एक सूत्र के जैसा लग रहा है, कोई एक सूत्र के जैसा लग रहा है। अब आपको सूत्र समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए अब इधर मैं आपको बता रहा हूं। तो सूत्र इसमें ये सूत्र हम लोग लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये सूत्र कब अप्लाई करते हैं? ये दोनों का देख रहे हैं गुणनफल है ना, दोनों कोष्टक में वही चीज है, a b, एक में प्लस है एक में क्या है? माइनस है। तो ये किसके बराबर होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अब यहां से आपको दिखना चाहिए, ये देखो एक कोष्टक आपका ए है और दूसरा वाला ब्रैकेट ए है, एक ब्रैकेट ए दूसरा ब्रैकेट ए। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों में पहला पद समान है माइनस बी, दूसरा पद भी समान है, सॉरी ये करड़ी में था, दूसरा पद भी समान है कि नहीं? करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक में देखो प्लस है, दूसरे में क्या है? माइनस है। तो पहला पद क्या है? माइनस बी, दूसरा पद क्या हो जाएगा? करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब वही सूत्र हम लोग लगाएंगे तो आएगा क्या? पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद यहां जैसे ए स्क्वायर, ये पहला पद है, पहला पद ए स्क्वायर, दूसरा पद बी है माइनस बी का स्क्वायर। तो बताओ यहां पहला पद क्या है? माइनस बी, पहला पद माइनस बी का वर्ग माइनस दूसरा पद करड़ी में ये दूसरा पद है, तो करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या है? 4a स्क्वायर। तो चलिए इसको और हल कर लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर माइनस बी का वर्ग करेंगे प्लस बी का वर्ग। अभी बताया था ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है? धनात्मक। देन माइनस इसका भी वर्ग करना था। ये देखो सूत्र, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग। जब कोई संख्या करड़ी में होती है, किसमें? करड़ी में, और उसका हम लोग वर्ग करते हैं तो करड़ी खत्म हो जाता है। तो चलो इसका करड़ी खत्म कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac बटे में क्या लिखा है? 4a स्क्वायर लिखा है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे, किस तरह से हल करना है इसको। अल्फा बीटा बराबर ये बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस यहां क्या हो रहा है? प्लस क्या? 4ac बटे में क्या लिखा है? 4a स्क्वायर। तो ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, कट गया मतलब इसमें से इसको घटा दिया 0। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया? 4ac बटे क्या? 4a स्क्वायर। तो 4 से कटा, यहां a स्क्वायर का मतलब समझते हैं क्या? a गुणे a। तो a जो है एक यहां से कट जाएगा तो नीचे बचेगा a, बराबर कितना आ गया? c/a। तो a हो गया अल्फा बीटा का मान। किसका मान हो गया? अल्फा बीटा का मान कितना? c/a। बात समझ में आई क्या? अल्फा बीटा का मान। तो वर्ग समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में यही संबंध होता है। पहला संबंध क्या था? मूलों का योगफल। दूसरा संबंध क्या था? मूलों का गुणनफल। तो जब भी हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हमको सिर्फ सूत्र अप्लाई करना है, किस तरह से आया इससे ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाया ताकि आपको सिर्फ रटना न पड़े, सिर्फ आपको रट्टा मार के याद कर लो ऐसी जरूरत नहीं, आपको निकालने भी आ गया बराबर। तो कितने वर्ग समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध कौन कौन सा हमने पढ़ा? 2 पढ़ा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस b/a। और दूसरा क्या पढ़ा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो ये 2 सूत्र है, ये दोनों सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस b/a। और अल्फा बीटा बराबर क्या? c/a। ये बोलते हैं मूलों का योगफल और ये है मूलों का गुणनफल। बात समझ में आ गई? चलिए एक और लास्ट पॉइंट बचा है। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल दिए हो तो वर्ग समीकरण कैसे लिखेंगे? आइए एक उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। मान लो आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये कोई वर्ग समीकरण दिया है। मैं बोलूं कि इसको हल करो तो आप कैसे हल करोगे?
यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये नंबर कैसे आए, गुणनखंड विधि से मैं हल कर रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से आता है गुणनखंड विधि, तो मैं जल्दी जल्दी इसको हल कर रहा हूं। ऐसे हम लोग जोड़ियां बनाते हैं, इसमें x कॉमन हो गया x माइनस 2, इधर 3 कॉमन हो गया x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x का मान आ गया 2 और यहां से x का मान आ गया 3। मतलब इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है? 2 और 3 है, बराबर। इस वर्ग समीकरण के मूल क्या है? 2 और 3 है। अच्छा, अब मैं इस वर्ग समीकरण को मिटा दिया, वर्ग समीकरण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल 2 और 3 हो, 2 और 3 हो, तो वह वर्ग समीकरण बताइए, वह वर्ग समीकरण लिखिए। बात समझ में आ रही क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? यदि वर्ग समीकरण, अभी देखो यहां वर्ग समीकरण दिया था, इसको हमने हल किया, इसका मूल मिल गया। अब इसका उल्टा, अगर वर्ग समीकरण का मूल दिया है तो वर्ग समीकरण को कैसे लिखेंगे? तो अब उसमें जब प्रश्न आएगा तो ऐसा लिखा रहेगा, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल 2 और 3 हो तो चरांक यक्स लेकर, चरांक यक्स लेकर वर्ग समीकरण लिखिए। उसमें बोला है कि चरांक यक्स लेकर आप लिखिए। अगर चरांक यक्स लेकर नहीं बोला तो आप कोई भी चरांक ले सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो वर्ग समीकरण, अच्छा कितने मूल दिया है? किसी वर्ग समीकरण के मूल माना 2 और 3 है। किसी वर्ग समीकरण के मूल क्या है? 2 तथा 3 है, तो वह वर्ग समीकरण लिखिए। तो किसी वर्ग समीकरण के मूलों को किससे प्रदर्शित करते हैं? और अल्फा और बीटा से। अभी बताया, वर्ग समीकरण के मूलों को पहला मूल किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा से। दूसरा मूल किससे प्रदर्शित करेंगे? बीटा से। तो इसमें मान लिया पहला मूल क्या है? अल्फा, अल्फा बराबर 2, दूसरा मूल बीटा, बीटा बराबर कितना? 3। अब वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही सूत्र है। यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल, यदि वर्ग, चलिए यहां पर थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3 गुणे क्या? एक्स, अल्फा का मान 2 गुणे बीटा का मान 3 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 धन 2 कितना? 5 गुणे यक्स प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। याद आया क्या? यही तो वह समीकरण लिया था जिसको हल करने पर मूल आ गए। तो बात समझ में आई क्या? अगर मूल दिया है तो हम लोग इस सूत्र से वर्ग समीकरण तैयार करेंगे। बात समझ में आई? चलिए इधर सूत्र हम लोग लिखेंगे। यदि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो वह वर्ग समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ये कौन सा सूत्र है? वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र है, जब मूल दिया रहेगा तो मूल क्या यहां पर दिया है? अल्फा बीटा। तो समीकरण कैसे तैयार करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इस अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझ रहे हैं क्या? मूलों का योगफल है। क्या है ये? मूलों का योगफल। और ये क्या है? मूलों का गुणनफल है। तो बात समझ में आई क्या? अगर आप शब्दों में लिखें तो सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणे क्या? एक्स, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे?
मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए प्रश्न संग्रह 2.5 का प्रश्न नंबर 1, इसका पहला हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, यहां देखो आपका प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए, मतलब जो बॉक्स है खाली उसको भरना है। तो जरा ध्यान से देखो, जो इधर पहला वर्ग समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा ही वर्ग समीकरण, ये जो वर्ग समीकरण है आगे क्या लिखा है, b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखा है 5। तो आप प्रश्न वहां पर देखते रहिए। ये दिखा कि आपको b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखा है 5 लिखा है, बराबर इसके नीचे क्या लिखा है b² माइनस 4ac बराबर। अब देखो इसमें से ऐसे एरो निकाला है और इसमें क्या आपको लिखना है, यहां देखो लिखा है मूलों का स्वरूप। क्या लिखा है? मूलों का स्वरूप। क्या भरना है? मूलों का स्वरूप। तो मूलों का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? डेल्टा के मान पर। और आपको दिखना चाहिए ये एक्चुअली डेल्टा ही है ना डेल्टा। अच्छा डेल्टा है तो डेल्टा का मान 5 है। 5 मतलब क्या? धनात्मक, ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसे ही है ना। डेल्टा का मान कितना है 5, 5 मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा तो मूलों का स्वरूप कैसा? मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो यहां पर क्या भरेंगे? मूल वास्तविक तथा असमान। अच्छा नीचे देखो इसमें क्या लिखा है, b² माइनस 4ac बराबर क्या लिखा है -5। आप प्रश्न भी देखते रहिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। b² माइनस 4ac ये क्या होता है? डेल्टा है, और डेल्टा का मान क्या है? ऋणात्मक है। जब डेल्टा का मान ऋणात्मक तो मूल कैसे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। बात समझ में आई क्या? तो इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दिखा? क्या लिखा है? मूलों का योगफल कितना? -7, वर्ग समीकरण और मूलों का गुणनफल 5। इस बॉक्स में दिया है मूलों का योगफल। हाँ दिख रहा है ना, मूलों का योगफल। अच्छा मूलों का योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -7। अच्छा इधर जो बॉक्स बना इसमें क्या लिखा है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा कितना दिया है? 5 दिया है। तो देखो यहां जो बीच में लिखा है वर्ग समीकरण, क्या लिखा है? वर्ग समीकरण। ऐसे बना है ना, ऐसे यहां क्या लिखा है? वर्ग समीकरण। ये खाली है। तो ये जो दो जानकारी दिया है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इसकी सहायता से हमको क्या करना है? वर्ग समीकरण तैयार करना है। बात समझ में आई क्या? अच्छा वर्ग समीकरण कैसे तैयार करते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही तो सूत्र है। कब अप्लाई करते हैं? जब मूल दिया रहेगा और हमको वर्ग समीकरण लिखना रहेगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -7 इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है? 5 बराबर 0। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो वर्ग समीकरण कौन सा मिल गया यहां पर? यहां क्या आप भरोगे? x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। बात समझ में आ गई? तो चलिए जो इसमें तीसरा है,
तीसरा देखो, अभी वहां पर दिख रहा होगा, ये तीसरा आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से करिए। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात करिए। विवेचक मतलब विविक्तिकर। विविक्तिकर को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो मतलब डेल्टा का मान ज्ञात करना है। तो आइए डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करना है? विवेचक। विवेचक मतलब डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला दिया है। अच्छा, पहला और दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का जो पहला और दूसरा है, ये दोनों मैं होमवर्क दे रहा हूं और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा बता रहा हूं। तीसरा है कड़ी में 2 यक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 कड़ी में 2 बराबर 0। मेथड एक ही है, तो इसमें थोड़ा कड़ी की संख्याएं थी, इसके लिए मैं बता रहा हूं। एकदम सेम मेथड से पहला और दूसरा आपको करना है। क्या इसमें निकालना है? विवेचक निकालना है। अच्छा, विवेचक मतलब क्या होता है? डेल्टा। और डेल्टा किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। मतलब जब हम विवेचक निकालेंगे, हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, मतलब abc का मान चाहिए। और abc का मान कैसे निकालते हैं? तुलना करके निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे, यहां a बराबर बताओ कड़ी में 2, यही ना, ये का मान कड़ी में 2। b का मान बताओ 4, c का मान बताओ 2 कड़ी में 2। बात समझ में आई? किसका मान ज्ञात करना है? विवेचक का। तो विवेचक क्या होता है? डेल्टा। और डेल्टा किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो चलिए डेल्टा बराबर b का मान कितना है? 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? कड़ी में 2 इंटू c का मान कितना है? 2 कड़ी में 2। नहीं, इधर गलत हो गया। ये देखो 4ac, 4 लिखा, a का मान कितना? कड़ी में 2, और c का मान कितना है? 2 कड़ी में 2। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 4 का वर्ग बताओ 16 माइनस, अब यहां देखो कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे कितना? 2, और 4 यहां है, और क्या है? 2 है यहां पर। तो 2 चौक 8 दूनी 16, तो 16 माइनस 16 कितना आ गया? 0। तो डेल्टा बराबर 0। जो तीसरा ये वर्ग समीकरण दिया, इसमें विवेचक का मान क्या है? 0। ये समझ में आया क्या हमने कैसे गुणा किया? ये देखो 4 दूनी कितना? 8, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे 2, कड़ी हट जाएगी, 8 दूनी कितना? 16। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। मूल निश्चित कीजिए। तो चलिए इसको आप नोट कर डालो, मैं रब कर रहा हूं। विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। मूल निश्चित कीजिए मतलब मूलों का स्वरूप बताना है। बात समझ में आई? मूलों का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक, समान, वास्तविक, असमान, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब यही डिसाइड करना है। तो चलिए मैं आपको एक बता रहा हूं, तीसरे का पहला मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये दिया गया वर्ग समीकरण है। तो दिया गया वर्ग समीकरण ऐसे आप ऊपर लिख देंगे, दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण। अब लिखेंगे यहां a बराबर क्या हो जाएगा बताओ? वर्ग पद का गुणांक 1, b बराबर क्या होगा? -4, c बराबर क्या होगा? 4। बात समझ में आई क्या? a b c का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, या और अच्छा हल कौन सा होगा? अगर आपने यहां इसको समीकरण 1 मान लिया और यहां लिखा समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर उसके नीचे abc का मान लिख दिया, वैसा भी चलेगा। और अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी चलेगा। क्या करना है? मूल निश्चित कीजिए।
क्या निश्चित कीजिए? मूल निश्चित कीजिए, मतलब मूलों का स्वरूप आप बताइए। तो मूलों का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? विवेचक के मान पर। इसका मतलब मूलों का स्वरूप निश्चित करने के लिए हमको विवेचक का मान चाहिए। तो पहले हम लोग विवेचक का मान निकाल लेते हैं। विवेचक मतलब क्या होता है? डेल्टा, और डेल्टा का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आए? यहां लगा दो सिंस। तो डेल्टा बराबर बी का मान बताओ कितना है? -4। -4 का वर्ग हो गया 4 गुणे ए का मान 1 है, सी का मान कितना है? 4। तो यहां देखो -4 का वर्ग करेंगे 16, ये 4 1 के 4 चौक 16, 16 माइनस 16 कितना? 0। डेल्टा का मान 0। अब लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल। अब बताओ समीकरण का मूल क्या होता है? इस कंडीशन पर समीकरण का मूल क्या होता है? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा और क्या होंगे? समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान। समान मतलब बराबर। बात समझ में आ गई क्या? बाकी के इसमें 2 प्रश्न और हैं, दूसरा और तीसरा, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से ट्राई करोगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित है, मतलब मूल दिया है, वर्ग समीकरण हमको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला देखते हैं कौन कौन सा मूल दिया है। प्रश्न नंबर 4 इसका पहला देखते हैं, मूल दिया है 0 तथा 4। पहली बात तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्या पूछ रहा है? वर्ग समीकरण प्राप्त करें, मतलब आप प्राप्त करो मतलब लिखो, जिनके मूल 0 तथा 4 हैं। मूल समझते हैं ना? मूलों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? अल्फा तथा बीटा से। तो यहां पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 0 तथा दूसरा मूल बीटा बराबर 4। वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं? सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यही सूत्र है ना वर्ग समीकरण प्राप्त करने का। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 0, बीटा का मान 4 इंटू एक्स, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 4, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 4 बराबर क्या? 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 4x प्लस 4 का गुणा 0 से कर दिया 0 बराबर 0। यह अभिष्ट समीकरण है। यहां क्या लिखेंगे? यह क्या है? अभिष्ट। अभिष्ट समझते हैं क्या? अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड, जो चाहिए था। यह अभिष्ट वर्ग समीकरण है, अभिष्ट वर्ग समीकरण है। बात समझ में आ गई? तो चलिए दूसरा 3 तथा -10 दिया है। तो चलिए इसको दूसरा भी मैं बताता हूं आपको। मूल क्या दिया है? 3 मूल दिया है 3 तथा -10, 3 तथा -10। तो माना 2 मूल दिया है, वर्ग समीकरण के 2 मूल दिए हैं, एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा। तो माना पहला मूल अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर कितना है? -10। अब इसके बाद सूत्र लिखेंगे। अच्छा एक और चीज क्या बोला लिखने के लिए? वर्ग समीकरण प्राप्त करें, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि चरांक आप यक्स ही लीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम यक्स भी ले सकते हैं चरांक में और वाई भी ले सकते हैं, कोई भी चरांक ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिख दिया कि चरांक यक्स लेकर वर्ग समीकरण प्राप्त करें, तो हमको कंपलसरी यक्स ही लेना है। हालांकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आप यक्स लीजिए, आप वाई लीजिए, कुछ भी नहीं। तो हम फिलहाल यक्स से ही बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या 0। तो इसलिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान बताओ 3 प्लस बीटा का मान देखो -10, तो ऐसे कोष्टक बना देंगे -10 इंटू यक्स प्लस अल्फा, अल्फा 3 गुणे बीटा -10 बराबर 0। तो इसलिए यक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -10 इंटू यक्स। अब यहां पर देखो ये +3 है इंटू -10 है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा -10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 -10 बताओ 3 -10, अरे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 3 -10 बराबर कितना -7 -30 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7x -30 बराबर 0। यह अभिष्ट वर्ग समीकरण है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके दोनों सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए। मैं एक अगला बता रहा हूं जिसमें मूल जो है भिन्न स्वरूप में दिया है, और भिन्न देख के आप घबराते बहुत हैं। हाँ, और घबराते तो वही हैं जिसको भिन्नों का जोड़ घटाना नहीं आता है। तो तीसरा देखिए, तीसरा दिया है 1/3 सॉरी 1/2 1/2 और -1/2 दोनों मूल दिए हैं। तो माना पहला मूल अल्फा बराबर 1/2, दूसरा मूल बीटा बराबर -1/2। फिर लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 बराबर है। अब मान इसमें रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान कितना -1/2 प्लस यहां अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान -1/2। आइए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1/2। यहां यक्स नहीं लिखा, यक्स भी चाहिए, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये देखो प्लस इंटू, अब ये दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस है प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस। और जब आप भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश से और हर का हर से, एक का गुणा एक से, एक एक के एक, 2 दूनी 4 बराबर कितना 0। यहां देखो 1/2 -1/2, 1/2 में से 1/2 घटा दिया कितना 0। यक्स स्क्वायर -0 इंटू यक्स माइनस कितना हो जाएगा 1/4 बराबर 0। अब देखो यहां इसमें बटे में क्या है 4 है, 4 को हम लोग कैसे हटाएंगे, इस वर्ग समीकरण को 4 से गुणा करने पर। तो आइए इसको गुणा कर देते हैं। इस वर्ग समीकरण को किससे 4 से गुणा करने पर। तो आइए 4 से गुणा कर दिया, यहां कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 0 0 यक्स। यहां जब 4 से गुणा करोगे किसको 1/4 को, 1/4 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 4 कट गया, यहां कितना -1 बराबर 0। यह अभिष्ट वर्ग समीकरण है। ये देखो इसका गुणांक 0 है, चाहे तो इस पद को आप न भी लिखो तो भी चलेगा, इसका गुणांक कितना है 0, मतलब ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो आप चाहे तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 4x स्क्वायर -1 बराबर 0। यह अभिष्ट वर्ग समीकरण है। तो अच्छा एक और चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा जो दिया है करड़ी की संख्या है, इसके लिए मैं चौथा और आपको बता दे रहा हूं। तो चौथा इसका इसी प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 का ही चौथा दिया है। क्या दिया है इसका चौथा 2 करड़ी में 5, 2 माइनस करड़ी में 5, 2 माइनस करड़ी में 5 तथा दूसरा मूल क्या दिया है 2 धन करड़ी में 5, 2 धन करड़ी में 5।
ये दोनों मूल दिए हुए हैं तो हमको क्या लिखना है, वर्ग समीकरण। जब दो मूल दिए हैं तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा। तो माना अल्फा बराबर 2 माइनस करड़ी में 5 तथा बीटा बराबर 2 धन करड़ी में 5। बराबर, बात समझ में आई क्या? जब मूल दिए रहेंगे तो एक को अल्फा दूसरे को बीटा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। कौन सा सूत्र लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं मूलों का योगफल, इसका मतलब समझते हैं मूलों का गुणनफल। तो आइए इसमें अभी हम लोग मान रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान बताओ, 2 माइनस करड़ी में 5 प्लस बीटा का मान कितना लिख दूं, 2 धन करड़ी में 5। देखो यहां कोष्टक नहीं लगाए, यहां माइनस होता तो कोष्टक में लगाते, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो चिन्ह बदलता है। फिलहाल यहां पर क्या है, प्लस है, तो प्लस के आगे अगर कुछ लिखना है तो कोष्टक नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। प्लस अल्फा का मान कितना, 2 माइनस करड़ी में 5 गुणे 2, अल्फा का मान 2 माइनस करड़ी में 5, बीटा का मान 2 प्लस करड़ी में 5 बराबर कितना, 0। तो चलिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये वाला कोष्टक जरा देखो, प्लस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5 कट गया, 2 धन 2 कितना, 4, यहां पर क्या है, गुणे एक्स है, प्लस, अच्छा ये वाला जरा ध्यान से देखो, ये तो सूत्र है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में पद समान है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, मतलब कौन सा सूत्र यहां पर लग जाएगा, ए स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं सूत्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए पहला पद 2 है, पहले पद का वर्ग 2 का वर्ग माइनस दूसरा पद करड़ी में 5 का वर्ग बराबर 0। तो समझ में आए क्या सूत्र कैसे लगाया? तो आगे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इसका वर्ग करेंगे कितना, 4 माइनस करड़ी में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5। करड़ी की जब संख्या रहती है उसका वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा ये बताओ, प्लस 4 माइनस 5 कितना आएगा, -1। यह अभिष्ट वर्ग समीकरण है। तो बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रश्न संग्रह में 3 प्रश्न और बच रहे हैं, 5वां, 6वां, 7वां। तो उसको हम लोग तीनों प्रश्न अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, तो चलिए आप इसको नोट कर डालिए और अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के प्रश्न हल करेंगे। अगर होमवर्क दिया रहेगा तो आप होमवर्क ट्राई करिए। थैंक यू।